अस्सलामुअलैकुम। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को पढ़ते हुए आज हमारा 7th लेक्चर है और आज हम चैप्टर 12 यानी मिसलेनियस सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अंडर हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने थे, चैप्टर 1, 2, 4, 5 और 12, जिसमें से हमने चैप्टर 1, 2 और 5 ऑलरेडी कंप्लीट किया है। चैप्टर 4 लेंथी होने की वजह से हम एट द एंड पढ़ेंगे और बचा चैप्टर 12 जो हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 में यानी मिसलेनियस सब्जेक्ट्स में हमें डिफरेंट रूलिंग्स बताई गई है पढ़ने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट रूल 284 to 299, refund of revenue rule 300 to 302, security deposits rule 306 to 308, maintenance of records rule 320, contingent and miscellaneous expenditure यानी रूल 321 to 324। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एस्टैब्लिशमेंट यानी रूल 284 टू रूल 299। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सबको पता है कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स में हमें रूल नंबरिंग के हिसाब से रूलिंग्स बताई गई है और अगर हम रूल नंबर के हिसाब से रूल को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझने में भी काफ़ी मुश्किल बन जाता है। तो मैंने कोशिश की है अपनी सारे वीडियोस में कि मैं रूलिंग्स को कन्वर्ट करूँ क्वेश्चंस में सो दैट आपको समझने में भी आसानी हो और आपको जो है मेमोराइज करने में भी आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या बनता है, व्हाट इज द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू सबमिशन ऑफ प्रपोजल फॉर एडिशन टू एस्टैब्लिशमेंट। यानी अगर एक डिपार्टमेंट, अगर एक मिनिस्ट्री, अगर एक विंग अपनी एस्टैब्लिशमेंट में कुछ एडिशंस करवाना चाहती है तो इस रिगार्डिंग जब वो प्रपोजल सबमिट करना चाहे तो क्या प्रोसीजर है उसके पास। ठीक है, यहां मैं आपको बता दूं कि एडिशन टू एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है। एडिशन टू एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि जो एक डिपार्टमेंट के पास, एक मिनिस्ट्री के पास सैंक्शनड स्ट्रेंथ होती है पोस्ट्स की, उसमें क्रिएशन करवाना या उनमें रिवीजन करवाना। ठीक है, यानी एडिशन टू एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है जो एक डिपार्टमेंट के पास सैंक्शनड स्ट्रेंथ होती है पोस्ट्स की, उनमें एडिशन करवाना या उनमें रिवीजन करवाना। ठीक है, सो अब हमें ये बताना है कि ये रिवीजन या ये एडिशन कराने के लिए एक डिपार्टमेंट को, एक मिनिस्ट्री को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है व्हाइल सबमिटिंग प्रपोजल्स। तो हमें बताया गया है कि अगर एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री ये चाहती है कि वो अपने एस्टैब्लिशमेंट में एडिशन करे तो उसे इस चीज़ के लिए पहले प्रपोजल्स तैयार करने पड़ते हैं और वो प्रपोजल जो है उसे सबमिट करना पड़ता है अपनी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, यानी अपने एडम डिपार्टमेंट को। और ये जो प्रपोजल्स वो तैयार करेगी और फिर सबमिट करेगी वो से करना है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस जो कि दी गई है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में, और बाकी उन इंस्ट्रक्शंस को भी मद्देनजर रखते हुए जो कि इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इशू की होंगी। ठीक है, यानी जो प्रपोजल्स एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगी एडिशन टू एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो प्रपोजल्स उसे सबमिट करने हैं अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, और जब वो ये प्रपोजल्स क्रिएट कर रही हो और जब वो सबमिट कर रही हो उसे ये दोनों चीज़ें करनी है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस जो कि दी गई है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स में, या उन इंस्ट्रक्शंस को भी मद्देनजर रख के जो कि इस ज़िमन में गवर्नमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू की होंगी। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि ये जो आप प्रपोजल्स बनाएंगे, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट्स, ये जो मिनिस्ट्रीज जितने सारे भी प्रपोजल्स बनाएंगे क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स के लिए या रिविजन के लिए, उस प्रपोजल में हमें क्या क्या होना चाहिए। पहला, जो कि आपकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है यानी प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसका कितना कॉस्ट है। ठीक है, यानी उन पोस्ट्स पे कितना आपको खर्चा जाता है। उसके बाद कॉस्ट इम्प्लीकेशंस यानी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो कि आप प्रपोज कर रहे हैं एडिशन या रिवीजन,
उस रिगार्डिंग, यानी अगर आप प्रपोज कर रहे हैं कि मेरे पास जो है किसी भी पोस्ट की, किसी भी जो आपके पास से जूनियर असिस्टेंट की 30 पोस्ट्स है, वो उसका पहले आपको प्रेजेंट कॉस्ट देना है। उसके बाद अगर आप ये प्रपोज कर रहे हैं कि मुझे जूनियर असिस्टेंट की और 10 पोस्ट्स क्रिएट करनी है, तो इन 10 पोस्ट्स में जितना आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी वो आपको देनी है, ठीक है। यानी पे एंड अलाउंसेस की डिटेल्स वगैरह उन पोस्ट्स की जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि हमें जी इनको क्रिएट करना है, वो आपको उस प्रपोजल में देना है, ठीक है। हो गई 2 चीजें। उसके बाद आपको ये भी उसमें लिखना है कि ये जो आप प्रपोजल दे रहे हैं, इस प्रपोजल की वजह से क्या क्या क्लेम्स पैदा हो जाएंगी, पेंशन रिगार्डिंग, ग्रेजुएटी रिगार्डिंग या बाकी रिटायरमेंट रिगार्डिंग, उन पे कितना खर्चा होगा वो भी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद ये भी डिटेल्स आपको देनी है कि वो जो खर्चा इस प्रपोजल पे आएगा, इसको किस तरीके से हम मीट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि रेअप्रोप्रिएशन के थ्रू मीट होगा तो वो डिटेल भी आपको इसमें देनी है, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको क्रिएशन या रिवीजन के प्रपोजल में इंक्लूड करनी ही करनी है। फाइन। अगर आपका प्रपोजल ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आपके पास एक डेफिनेट पोस्ट है जिसकी एक डेफिनेट टाइम स्पैन है, यानी 5 सालों के लिए वो पोस्ट बनाया गया था या 10 सालों के लिए बनाया गया था, तो आप ये प्रपोज कर रहे हैं कि इस पोस्ट को आप जी कंटिन्यू करो बियॉन्ड इट स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो आपको वो जो प्रपोजल है वो आपको सबमिट करना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और उस प्रपोजल में आपको फंक्शनल जस्टिफिकेशंस देनी है, यानी कि हमें उसमें ये रीजंस देने हैं कि हमें क्यों चाहिए ये पोस्ट बियॉन्ड इट्स स्पेसिफाइड डेट, उसकी फंक्शंस क्या है, हमें ये फंक्शंस इसकी क्यों चाहिए अभी और, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रपोजल जिसमें आप एक एग्जिस्टिंग पोस्ट की जो है ड्यूरेशन बढ़वाना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो है, वो प्रपोजल जो है तभी आपका जो है अप्रूव हो जाएगा जब आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी कंकरेंस देंगी, यानी वो प्रपोजल जो है वो जाएगा किसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और उस पे आपको फंक्शनल जस्टिफिकेशंस भी देनी है, ठीक है। वो सारे प्रपोजल्स जिसमें आप ये प्रपोज करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पोस्ट्स है उनका जो पे है या उनकी जो पे लेवल है या उनका जो पे बैंड है, पे स्केल है, उनमें इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि पे रिवीजन होना चाहिए, तो ऐसे सारे प्रपोजल्स जो है वो रेफर करने पड़ते हैं किसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे ये जो पॉइंट 3 और 4 में हमने कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सबमिट करने, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले आप पॉइंट में आपको बताया कि अपनी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को आपको एडिशन वाला प्रपोजल सबमिट करना है, तो आपकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो अपनी फिर बिहाफ पे देखती है कि उसको कैसे चलाना है। लेकिन जो पॉइंट 3 और 4 पे आप प्रपोजल्स दे रहे हैं, ये प्रपोजल्स आप जब अपने एडम डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे वो इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक पहले सबमिट करेंगे। जब आपके प्रपोजल को जो है कंकरेंस मिलेगी वहां पे, तभी जो है आपका प्रपोजल थ्रू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब क्या है और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्ज पहले मैं आपको समझाती हूं कि क्या होता है। जैसे एक गैजेटेड पोस्ट है, इस पे कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि उस पोस्ट का चार्ज इस बंदे के पास है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट इस बंदे का ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर देता है और ये इस पोस्ट से उठा के इसको किसी और पोस्ट पे डाल देते हैं, और कंकरेंटली इस पोस्ट के लिए वो दूसरे बंदे को जो है ला देते हैं। यानी ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट से एक बंदे को ट्रांसफर किया और दूसरे बंदे को इस पे पोस्ट कर दिया, ठीक। तो इस पोस्ट का जो चार्ज है वो पहले वाले बंदे से जो उस पे काम कर रहा हो उससे ट्रांसफर होके इस नए बंदे के पास चला जाएगा, है ना। तो इस चीज को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी एक पोस्ट का जो चार्ज है वो ओल्ड इनकम्बेंट या वो बंदा जिसके पास वो चार्ज ऑलरेडी हेल्ड था
उससे होकर के नए इनकम्बेंट, न्यू आदमी तक, न्यू पर्सन तक, ठीक है, न्यू ऑफिसर तक जाएगा जो कि अब नया है इस पोस्ट को हेल्ड करने वाला, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक, तो हमें बताया गया है कि जब गेजेटेड सर्वेंट की ट्रांसफर होती है और वो ट्रांसफर ऐसी हो कि वो एक गेजेटेड सर्वेंट जो है वो इस पोस्ट को छोड़ के जाए और इस पोस्ट पे नया बंदा आके चार्ज ले, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर बनता है इन द फॉर्म ऑफ GFR फॉर्म नंबर 16। और इस फॉर्म पे दोनों बंदे, जो रिलीव हो रहा है और जो रिलीव कर रहा है, रिलीव कौन हो रहा है, जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा था, और रिलीविंग कौन होता है, जो अब इस बंदे को वहां से रिलीव करके खुद इसका चार्ज ले रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बंदे जो है इस फॉर्म पे अपने साइंस करेंगे, अपना एक रिपोर्ट देंगे कि हाँ जी मैंने ये चार्ज जो है छोड़ा, जिसे हम कहते हैं हैंड ओवर टेक ओवर। तो और दूसरा बंदा उस पर लिखेगा हाँ जी मैंने ये चार्ज लिया। तो एक रिपोर्ट बनेगा, उस रिपोर्ट को क्या करना पड़ता है, सेम डे दोनों बंदों को साइन करना पड़ता है। ठीक है, और फिर इस रिपोर्ट को भेजना पड़ता है या तो HOD के पास या कंट्रोलिंग ऑफिसर कंसर्न के पास। ठीक है, अब यहां पे हमें जो है एक्सेप्शंस दी गई है, यानी कुछ हमारे पास इंस्टेंसेस ऐसी है जहां पे आपको ये जो रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज का रिपोर्ट है वो नहीं बनाना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है? पहला, अगर एक गवर्नमेंट गेजेटेड सर्वेंट चार्ज ले एक न्यू पोस्ट का जो कि पहले एबॉलिश किया गया हो और अब जो है फिर से रिव्यू किया गया, यानी कि एक जिसे आप कहेंगे नया पोस्ट है, इस पोस्ट पे कोई काम नहीं कर रहा था, या ये पोस्ट पहले था ही नहीं, या पोस्ट तो पहले एबॉलिश किया गया था और अब इसे वापस जो है रिव्यू किया गया। तो इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस पोस्ट नया है, इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस नए पोस्ट पे जिसपे कोई पहले काम ही नहीं कर रहा था, तो जब कोई काम ही नहीं कर रहा था तो ट्रांसफर चार्ज का तो पॉइंट ही नहीं है वहां पे। तो इस सिचुएशन में रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होगा। फाइन। उसके बाद अगर एक गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एक पोस्ट पे काम कर रहा था, लेकिन फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो उस पोस्ट को छोड़ के किसी और फॉर्मल या किसी और ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट पे जाएगा या किसी भी अरेंजमेंट पे जाएगा या किसी और पोस्ट पे काम करेगा, और उस शॉर्ट स्पैन के टाइम के दौरान इस पोस्ट पे जिस पे वो ऑलरेडी काम कर रहा था कोई भी फॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं होगी, कोई भी ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट नहीं होगी, तो फिर जब उस शॉर्ट स्पैन को खत्म करने के बाद वो वापस इस पोस्ट पे आएगा तो उसे उस टाइम भी कोई भी ट्रांसफर रिपोर्ट या ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं बनाना है। तो ये ऑब्वियस है, देखिए जब एक पोस्ट पे एक बंदा काम कर रहा है और इस पोस्ट को वैकेट कर रहा है फॉर 3 months 4 months, यानी इस पे वो 3-4 months के लिए काम नहीं कर रहा है, पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, और इस दौरान इस 5-6 मंथ के लिए जिस दौरान वो इस पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट हुई कहीं और या ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट उसकी कहीं और हुई, तो इस दौरान ये पोस्ट खाली रहा और 4-5 मंथ के बाद ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वापस आ गया इसी पोस्ट पे। ठीक है, क्योंकि इस पोस्ट पे इस दौरान कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट कोई ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट नहीं हुई थी, तो ये वापस अपने पोस्ट पे आके इस पोस्ट का चार्ज लेगा। तो यहाँ पे भी कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज का पॉइंट ही नहीं होता। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज यानी अर्जेंसीज के बेसिस पे क्या होता है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना जिस पोस्ट पे वो होता है उसे क्या करना पड़ता है, उसे अपना चार्ज जो है रिलिंकिश करना पड़ता है, क्योंकि उसे जो है किसी और अरेंजमेंट पे डाल दिया गया होता है। रिलिंकिश करना मतलब अपना चार्ज छोड़ देना। ठीक, वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करता है, अपने सुपीरियर को इंटीमेट करता है कि ड्यू टू माई दिस अरेंजमेंट और ड्यू टू माई अदर अरेंजमेंट और ड्यू टू माई रिटायरमेंट मैं अपने इस पोस्ट का ये चार्ज जो है, क्योंकि मेरे पास कोई न्यू इनकम्बेंट नहीं है, क्योंकि कोई और इस चार्ज को लेने वाला नहीं है, ये चार्ज किसी और को दिया नहीं गया है, तो मैं इस चार्ज को छोड़ रहा हूँ, दैट मीन्स रिलिंकिश कर रहा हूँ।
ठीक है। तो इस मौके पे भी कोई भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज या चार्ज रिपोर्ट जो है वो नहीं बनता है। फाइन। यानी कि अगर एक्सीजेंसीज के दौरान एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है उसे किसी दूसरे पोस्ट पे डाल दिया गया या वो रिटायर हो गया, तो जो उसका पहला पोस्ट था वो पोस्ट खाली हो गया, तो वो उस पोस्ट के चार्ज का क्या करेगा, वो उसे रिलिंकिश करेगा यानी छोड़ देगा। ठीक, क्योंकि उसके पास उस रिगार्डिंग कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, अगर उसको ऐसे बोला गया होगा कि इसका भी चार्ज रखो और अपना जो नया असाइनमेंट है उसको भी संभालो, तो उस टाइम पे तो ये सब नहीं होगा, उस टाइम पे उसके पास दोनों चार्जेस रहेंगे। लेकिन अगर उसको जो है डायरेक्टली पोस्ट किया गया अगेंस्ट सम अदर अरेंजमेंट और उसको बोला गया ये जो आपके पास पोस्ट ऑलरेडी था इसको आप छोड़ दो, तो इस दौरान उसे जो है अपना पोस्ट का जो चार्ज है उसे रिलिंकिश करना है और इस टाइम पे भी कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज या रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर नहीं बनेगा। ठीक है। सो हमने यहाँ क्या देखा कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो एक पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड कर रहा है उसकी ट्रांसफर हो जाती है और इस पोस्ट पे नया बंदा आ जाता है, तो क्या होता है, इन दो बंदों के दरमियान ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, यानी एक इस पोस्ट की ड्यूटीज को छोड़ता है और दूसरा उसे टेक ओवर करता है। फाइन। और जब ऐसा हो तो एक रिपोर्ट बनता है, इस ट्रांसफर का एक रिपोर्ट बनता है इन द फॉर्म ऑफ GFR 16 और उस रिपोर्ट को दोनों ऑफिसर्स जो चार्ज ले रहा है और जो वहां से जा रहा है, यानी जाने वाले को हम कहेंगे रिलीव्ड और जो नया आ रहा है जो उसको रिलीव कर रहा है पुराने वाले को उसको कहेंगे रिलीविंग, ये दोनों ऑफिसर्स उस रिपोर्ट पे साइन करेंगे ऑन द सेम डेट और उस चीज को हम कहते हैं, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है। यानी एक बंदे से वो चार्ज उठ के दूसरे बंदे के पास चला जाता है और ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है उन्हें भेजना पड़ता है अपने HOD को या कंट्रोलिंग ऑफिसर्स कंसर्न को। फिर हमने देखा कि कुछ हमारे पास इंस्टेंसेस हैं जिनमें ट्रांसफर ऑफ चार्ज या चार्ज रिपोर्ट नहीं बनता है। वो कौन सी है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट या एक वैकेंट पोस्ट का चार्ज ले तब, और हमारे पास अगर एक पोस्ट है जो कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी होल्ड कर रहा था लेकिन कुछ टाइम के लिए वो छोड़ देता है और नए पोस्ट पे चला जाता है और उस नए पोस्ट के बाद वो फिर से इसी पोस्ट पे वापस आ जाता है और इस दौरान इस पोस्ट पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई होती है, यानी कि ये पोस्ट खाली रहता है, उस टाइम पे भी कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं बनेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज पे जिस टाइम पे रिलिंकिश करना पड़े चार्ज उस टाइम पे भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं बनता है। ठीक है। अब हमें बताया गया है कि अगर ऐसा ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जहां पे कैश या स्टोर्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हो। देखिए, पहले पॉइंट में हमने क्या देखा कि ड्यूटीज का चार्ज लेंगे, एक पर्टिकुलर पोस्ट की पर्टिकुलर ड्यूटीज होती है उनका चार्ज लेता है बंदा। लेकिन अब अगर इस पोस्ट के अंडर जो ड्यूटीज है उसमें कैश की भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें स्टोर्स वगैरह भी आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि वो जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, वो जो चार्ज रिपोर्ट बनेगा, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होंगी। उसमें होंगी कि कैश कितना है, इम्प्रेस्ड बैलेंस कितना है, अनयूज्ड चेक्स कितनी है, रिसीट बुक्स वगैरह कितनी है, ठीक है, वो भी मेंशन होगा। साथ ही साथ जो कैश बुक है या इम्प्रेस्ड अकाउंट है वो उस डेट पे, जिस डेट पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा उस डेट पे क्लोज होगा विद अ नोट कि हाँ जी इस डेट पे इस ऑफिसर ने जो है इतने कैश बैलेंस, इतना चेक्स वगैरह के साथ अपना चार्ज छोड़ के इस ऑफिसर को ये हैंड ओवर कर दिया और वो ऑफिसर जो है वहाँ पे अपना साइन करेगा कि हाँ जी मैंने ये सब जो है टेक ओवर कर लिया। ये इन केस ऑफ अगर आपकी ट्रांसफर ऑफ चार्ज में ड्यूटीज के साथ साथ कैश और स्टोर्स वगैरह भी होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो गैजेटेड पोस्ट होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, डीडीओ और नॉन डीडीओ। अगर नॉन डीडीओ हो तो मतलब अगर नॉन डीडीओ हो तो उसके बाद जो है खाली ड्यूटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज वगैरह। अगर डीडीओ हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के साथ साथ उसके पास कैश और स्टोर्स वगैरह भी होते हैं ना, तो उस टाइम पे आपका ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है उसमें
कैश वगैरह के बारे में भी लिखा जाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमें बताया गया है कि जो ऑफिसर वहाँ पे रिलीव हो रहा है, जो जा रहा है, अगर उसको पता है कि उस पोस्ट के अंडर या उस ऑफिस के अंडर कुछ इरेगुलरिटीज़ है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं, तो उसे वो नए इनकम्बेंट की जो है नोटिस में लाना है, ठीक है। उसे वो चीज़ मेंशन करनी है उसके पास, ठीक। कभी कभार अगर ऐसा हो गया कि जब पोस्ट आपका ऐसा है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऐसा है कि कैश स्टोर्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इमरजेंसी आ गई और क्या हो गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसे अपने इस पोस्ट का चार्ज रिलिंकिश करना पड़ा और इस पोस्ट का चार्ज जो है वो किसी नॉन गेस्टेड बंदे को दे दिया गया एक्सीजेंसीज के बेसिस पे। तो वो जो नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसे एट वंस वो सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस रिपोर्ट करने हैं अपने डिपार्टमेंटल सुपीरियर को, और उसे जो है वहाँ से ऑर्डर्स लाने हैं विद रिगार्ड टू द कैश वगैरह जो उसके पास उस रिलिंकिश की वजह से, उस चार्ज की वजह से आएगा, ठीक है। यानी कि अगर एक्सीजेंसी आ गई और उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि इस पोस्ट का चार्ज हेल्ड कर रहा था उसे रिलिंकिश करना पड़ा अपना चार्ज, और इस पोस्ट का क्योंकि इसमें कैश वगैरह स्टोर्स वगैरह की ट्रांजेक्शन से आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो कोई नॉन गेस्टेड बंदे को जो है इसका चार्ज दे दिया गया, तो उस नॉन गेस्टेड बंदे को क्या करना है, सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस अपने डिपार्टमेंटल सुपीरियर को, जो उसका नियरेस्ट सुपीरियर हो, उस तक रिपोर्ट करनी है और उससे ऑर्डर्स वगैरह ऑब्टेन करने हैं कि वो कैश वगैरह जो है अपने पास हेल्ड करे, ठीक है। हो गए ये ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज। पहला था अगर खाली ड्यूटीज इंक्लूड है, और दूसरा था फिर उसके बाद कि कहाँ कहाँ पे हमें नहीं चाहिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और फिर हमने उसके बाद देखा कि अगर चार्ज में ड्यूटीज के साथ साथ कैश वगैरह स्टोर्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है तो उस टाइम पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज वगैरह कैसे होगा और कैश बुक वगैरह पे क्या क्या लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एन अपॉइंटी असर्टेंड। यानी कि एक अपॉइंटी जो है, जब एक बंदा, एक पर्सन जो है, यानी कि जो एक नया न्यूली अपॉइंटेड बंदा होगा, एक सर्विस को या एक पोस्ट पे अपॉइंट हो जाएगा, तो उसे जो है डेट ऑफ बर्थ अपना जो है उसका प्रूफ देना पड़ता है। तो हमें बताया गया है कि किस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ जो है एक न्यूली अपॉइंटेड बंदे का जो है असर्टन करेंगे। तो हमें बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हर अपॉइंटी को क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ बाय द क्रिश्चियन एरा, यानी कि जैसे हम करते हैं एडी के हिसाब से, उसे पेश करना है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे कि अपनी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उस पोस्ट के लिए रखी गई है जहां पे प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक या उससे अबोव हो। यानी जब एक बंदा अपॉइंट होता है तो उसे अपने डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। अब अगर वो किसी ऐसे पोस्ट पे अपॉइंट हो रहा है जिसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक या मैट्रिक से ज़्यादा हो, तो उसे उस टाइम पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करनी है एज डीओबी प्रूफ, ठीक है। इन केस अगर उसके पास जो है मैट्रिकुलेशन से कम जो है क्वालिफिकेशन है और वो इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स या किसी ऐसे पोस्ट पे अपॉइंट होता है जहां पे मैट्रिकुलेशन से कम ही उसको चाहिए, या वो इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो उन केसेस में उसे म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट या उस स्कूल से लानी है सर्टिफिकेट जो उसने लास्ट अटेंड किया गया हो, और ये दोनों चीज़ें जो है वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, ठीक है। यानी एक अपॉइंटी को जो है अगर उसको ऐसे पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो रही है जहां पे उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक या उससे ज़्यादा है, उसे अपनी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करनी है एज प्रूफ ऑफ डीओबी। अगर ऐसे पोस्ट पे हो रहा है जहां पे मैट्रिक से कम है, या अगर वो इन रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफिकेशन बार यानी इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स जो है वो अपॉइंट हो रहा है, तो उसे उसमें जो है अगर उसके पास मैट्रिकुलेशन से कम है क्वालिफिकेशन, तो उसे म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट या उस स्कूल से सर्टिफिकेट लानी है
जो उसने लास्ट अटेंड किया हो, और ये म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट या वो स्कूल सर्टिफिकेट ऑथेंटिक मानी जाएगी। ठीक है। फर्दर हमें ये बताया गया है कि जो भी सर्विस मैटर्स होंगे, यानी सर्विस रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, यानी फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू रिटायरमेंट, जिसमें हमारे लीव, ट्रांसफर, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह जो भी आता है, वो एक एम्प्लॉय के होने चाहिए मेंटेन डिजिटाइज्ड फॉर्म में। ठीक है। यानी हमें ये रूल्स है, ऑल्दो अभी उतना नहीं हो रहा है ये रूल लागू, बिकॉज काफ़ी सारे अभी ऑफिसेज में उतना डिजिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे सेंटर लेवल पे काफ़ी सारे ऑफिसेज में ओवरऑल डिजिटाइजेशन हो गई है, कुछ अंडर डिजिटाइजेशन है, तो यहाँ अभी जो है काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन एज पर रूल हमें बताया गया है कि जो भी सर्विस मैटर्स है वो हमें डिजिटाइज्ड फॉर्म में जो है वो रखने हैं। फाइन। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट मेंटेनिंग ऑफ सर्विस बुक, यानी सर्विस बुक को किस तरीके से मेंटेन करना है, इस बारे में हमें क्या मालूम है। ठीक है। सो डिटेल्ड रूल्स जो है फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक वो हमें मिलते हैं सर्विस रूल्स में, जैसे हमारा CSR है। ठीक है। लेकिन एज पर रूल 288 ऑफ GFR, यानी कि GFR में भी हमें कुछ बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि सर्विस बुक जो है वो मेंटेन होनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट में, और हर साल हेड ऑफ द ऑफिस, यानी जिस भी ऑफिस में वो बंदा काम कर रहा होगा तो उसका जो हेड होगा वो उसे वेरीफाई करना चाहिए। ठीक। और उसके बाद जो है जब वो वेरीफाई करेगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज से, उसे एक सर्टिफिकेट एंटर करनी पड़ती है। क्या होती है वो? सर्विस वेरीफाइड फ्रॉम डैश टू डैश, जिसे हम कहते हैं सर्विस वेरिफिकेशन। ठीक है। यानी पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि रूल्स आपके जो बाज़ाबिता दिए गए हैं वो सर्विस रूल्स में है, CSR में, लेकिन GFR आपको ये बता रहा है कि सर्विस बुक जो है किसी भी ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट में होनी चाहिए, और उसे हर साल उस ऑफिस का हेड जो है वेरीफाई करना चाहिए, और आफ्टर फुल सेटिस्फेक्शन वो उसमें एक सर्टिफिकेट दर्ज करना चाहिए कि इस बंदे की सर्विसेज वेरीफाइड है फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। ठीक है। फिर हमें बताया गया है कि सर्विस बुक जो गवर्नमेंट सर्वेंट की है वो डुप्लीकेट फॉर्म में मेंटेन होनी चाहिए। पहली कॉपी जो होगी वो हेड ऑफ द ऑफिस के पास रहेगी, यानी जिस ऑफिस में वो काम कर रहा हो, और दूसरी कॉपी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाएगी फॉर सेफ कस्टडी। तो GFR के अंडर हमें क्या बताया गया है कि सर्विस बुक जो है वो डुप्लीकेट फॉर्म में होगी, यानी दो होंगी, और पहली कॉपी रहेगी ऑफिस में और दूसरी कॉपी रहेगी किसके पास? गवर्नमेंट सर्वेंट के पास। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज वो वाले जो कि GFR 2017 के टाइम पे एग्जिस्टिंग थे। ठीक है। उसको जो है विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट क्या करना है? नया मतलब डुप्लीकेट सर्विस बुक बनाना पड़ेगा अगर उसको और नहीं दिया गया है, और जो न्यू अपॉइंटीज है उन्हें जो है विद इन 1 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट उन्हें जो है डुप्लीकेट सर्विस बुक बनाने पड़ेंगे, यानी 2 सर्विस बुक्स बनाने पड़ेंगे। ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें रूल कह रहा है कि एक एम्प्लॉय को जो है 2 सर्विस बुक्स मेंटेन करने हैं। ठीक है। एक कॉपी तो उसकी रहेगी उसके हेड ऑफ द ऑफिस के पास, यानी उसके ऑफिसर के पास, यानी उसके ऑफिस में, और दूसरी कॉपी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के खुद के पास रहेगी फॉर सेफ कस्टडी। ठीक है। अब जब ये रूल्स नोटिफाई हुए उस टाइम पे आधे तो एम्प्लॉयज ऑलरेडी थे सर्विस में और कुछ अपॉइंट हो रहे थे या उसके बाद हो गए, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे उन्हें 6 मंथ्स का टाइम दिया गया कि वो अपना दूसरा सर्विस बुक क्रिएट करें, करवाएं, नॉट खुद करें, करवाएं। और जो न्यू अपॉइंटीज थे उन्हें कहा गया विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उनकी जो है सर्विस बुक बन जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि जनवरी में हर साल जो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है
वो अपनी वाली कॉपी यानी अपना वाला सर्विस बुक जो उसके पास है वो हैंड ओवर करेगा किसको, अपने कंसर्न्ड ऑफिसर को, ताकि वो उसमें नेसेसरी अपडेशंस करे। जब उसका अपना ऑफिस उसमें अपडेशंस करेगा वो उसे जो है विद इन 30 डेज वो वापस कर देगा। यानी देखिए, ऑफिस में जो सर्विस बुक है वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी बाय द कंसर्न डीलिंग असिस्टेंट, बाय द कंसर्न हेड ऑफ द ऑफिस। लेकिन जो अब सर्वेंट के पास है, गवर्नमेंट सर्वेंट के पास है, उसके लिए हमें क्या बताया गया है कि जनवरी में हर साल वो अपना सर्विस बुक, जो उसके पास सर्विस बुक की कॉपी है ना, जो मतलब उसके पास कॉपी है, वो लाएगा और अपने ऑफिस में सबमिट करेगा और विद इन 30 डेज उसको जो है अपना ऑफिस उसे अपडेट करके उसे वो कॉपी रिटर्न कर देगा। फाइन। इन केस अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की अपनी सर्विस बुक वाली कॉपी जो है वो खो गई तो उसे जो है नई सर्विस बुक यानी नई कॉपी जिसे हम कहेंगे वो दी जाएगी ऑन द पेमेंट ऑफ 500। ठीक है। जो भी सर्विस बुक्स है बताया गया कि उन्हें डिजिटाइज करो फॉर इजी रेफरेंस एंड टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ लॉस ऑफ सर्विस बुक। यानी कि डिजिटाइज्ड फॉर्म में बताया गया है कि हमें सर्विस बुक्स रखनी है और सो दैट कि जो सर्विस बुक्स खो जाती है या बाकी प्रॉब्लम्स आ जाती है वो अवॉइड हो जाए। फाइन। यानी जीएफआर के हिसाब से हमें क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट को 2 सर्विस बुक्स हैं। एक सर्विस बुक यानी एक कॉपी उसके ऑफिस में रहेगी, एक कॉपी उसके खुद के पास रहेगी। हर साल जनवरी में वो अपनी कॉपी लाएगा, यानी जो उसके पास सर्विस बुक है वो लाएगा, अपने ऑफिस में सबमिट करेगा, वहाँ उसको अपडेशन होगी और विद इन 30 डेज उसको वो सर्विस बुक वापस मिलेगी। ठीक है। तो दैट मीन्स हमें कहा गया है कि 2 जो है मेंटेन करनी पड़ेगी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को। और फिर अगर उसको खो जाएगी अपनी वाली कॉपी तो उसे 500 रुपये भरने पड़ेंगे, उसको जो है फिर से एक नया सर्विस बुक यानी कि कॉपी दी जाएगी उस सर्विस बुक की। फाइन। Now, what is the procedure for dealing with various types of claims? क्या प्रोसीजर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेम्स के साथ डील करने का? क्लेम्स मीन्स आपकी एरियर क्लेम है, आपकी टीए क्लेम है या आपकी कोई रिम्बर्समेंट क्लेम है। तो ओवरऑल बहुत सारे टाइप्स की क्लेम्स होती है। ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग डील करने के हमें क्या क्या तरीके बताए गए हैं। ठीक। हमें क्या बताया गया है कि अगर एक क्लेम को सैंक्शन किया गया होगा रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से उसको सैंक्शन किया गया, तो वो उस सैंक्शन से पहले जो है इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। इन केस अगर टाइम लिमिट जो कि स्पेसिफाई किया गया है 296 रूल में, जो हम आगे देखेंगे, उसको रेकॉन किया गया होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच द सैंक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको आसान भाषा में बताती हूं। ये कह रहे हैं कि अगर एक क्लेम को सैंक्शन दी गई फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव डेट, ठीक है, तो वो उसी डेट से जो है इफेक्टिव हो जाएगी, न कि उसके सैंक्शन वाली डेट से। समझ आई बात? इन नटशल इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर एक क्लेम को सैंक्शन दी गई रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, तो वो उसी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है जिसे हम कहेंगे इफेक्टिव हो जाएगी, ना कि उस डेट से जिस डेट पे उसको सैंक्शन दी गई। ठीक है। यानी कि अगर एक क्लेम है, इसको जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिल गया, ठीक है, इसको 6 महीने पहले का इफेक्ट मिल गया, तो ये उसी डेट से इफेक्टिव हो जाएगी, ना कि उस डेट पे जिस दिन उस पे सैंक्शन ऑर्डर पड़ गया। ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम जो होती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, वो ड्यू हो जाती है उस डेट पे जो कि नेक्स्ट डे होता है जब उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया होता है। ठीक है। यानी अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सपोज 2 फेब को अपनी जर्नी कंप्लीट की,
तो 3rd Feb पे उसकी जो है टीए क्लेम जो है वो ड्यू हो जाती है। फाइन, उसे अपनी ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम जो है विदिन 60 डेज ऑफ इट्स बिकमिंग ड्यू, यानी कि जिस डेट से वो ड्यू हो जाती है उस डेट से विदिन 60 डेज उसे वो अपनी ट्रैवलिंग क्लेम सबमिट करनी पड़ती है। अगर उसने विदिन 60 डेज वो सबमिट नहीं की फ्रॉम द डेट इट बिकेम ड्यू, वो जो है फोर्टिफाइड हो जाती है। ठीक है, यानी अगर ट्रैवलिंग क्लेम जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जिस दिन उसने अपनी ट्रेवल खत्म की फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे उसकी क्लेम ड्यू हो जाती है, और फ्रॉम दैट ड्यू डेट अप टू विदिन 60 डेज उसे अपनी क्लेम सबमिट करनी पड़ती है, और अगर उसने क्लेम सबमिट नहीं की तो वो क्लेम जो है फोर्टिफाइड मानी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड सर्वेंट्स हैं उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तब दिए जाते हैं, यानी कि वो एलिजिबल है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के रिम्बर्समेंट के लिए अगर वो ट्रैवल जो वो कर रहे हैं वो होगा कोर्ट में अपीयर होने के लिए, और उस कोर्ट में उन्हें खुद को डिफेंड करना है। ठीक है, इस चीज के लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं कि उन्हें कोर्ट में अपीयर होना है ताकि वो खुद को डिफेंड करे। ठीक है, तो और जब वो खुद को डिफेंड करे वो डिफेंड इस मामले में करने चाहिए कि उनको जो है ऑनरेबली एक्वाइटल मिलना चाहिए। ठीक, यानी उनको जो है कोई केस हो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे, अब वो रिटायर हो गया, अब उसका जो है कोर्ट किसी दूसरी जगह पे कोर्ट है, काफ़ी दूर है, ठीक है, किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे कोर्ट है, किसी दूसरे डिवीजन में कोर्ट है, तो इस गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने रेजिडेंशियल एरिया से उठ के उस जगह तक जाना है, क्योंकि इसे खुद को डिफेंड करना है कोर्ट में, सो दैट उसे बाइज्जत बरी किया जाए उस टाइम पे जो वो जर्नी यानी जो वो ट्रैवल कर रहा है उस ट्रैवल की एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद जब उसकी जजमेंट जो है वो बोली जाती है उसी डेट ऑफ जजमेंट से वो एलिजिबल बन जाता है उस रिम्बर्समेंट के लिए। ठीक है, फाइन। एलटीसी क्लेम जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की होती है वो ड्यू होती है उस डेट से जो कि वेरी नेक्स्ट होगा उसकी कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी की, यानी कि एक बंदा जो है उसने जो है क्या लिया, वो चला गया एलटीसी पे। ठीक है, यानी एलटीसी क्लेम लेके चला गया, हाँ जी मुझे जो है ऐसे घूमने जाना है, मुझे जी ये करना है, ठीक, लीव ट्रेवल कंसेशन। अब वो गया जर्नी पे, उसके बाद वो वापस आया अपनी जर्नी कंप्लीट करके घूम फिर के। अब जिस दिन वो आया उसकी रिटर्न जर्नी जिस दिन ख़त्म हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे से उसकी क्लेम ड्यू हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब टाइम लिमिट क्या दिया गया है उसको अपनी एलटीसी क्लेम सबमिट करने के लिए। अगर ये बंदा चाहता है कि उसे एडवांस में जो है पैसा मिले तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट जो है उसे सबमिट करनी पड़ती है, यानी कि ड्यू डेट कौन सा, जिस दिन उसको जाना है, क्योंकि वो एडवांस में चाहता है कि हाँ जी मुझे पहले ही पैसे दो फिर मैं जाऊंगा घूमने, फिर मैं जाऊंगा जो है अपनी फैमिली के साथ कहीं पे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं मुझे एडवांस में दो, तो 30 दिन पहले उस ड्यू डेट से जिस दिन उसे जाना है उसे क्या करना है, अपनी एलटीसी क्लेम सबमिट करनी है। ठीक है, अब अगर उसने एडवांस में नहीं लिया, उसने जर्नी कंप्लीट की, तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। अब यहाँ पे ड्यू डेट कौन आएगा, यहाँ पे ड्यू डेट आएगा वो वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन उसने अपनी जर्नी खत्म की। ठीक है, तो विद इन 60 डेज, यानी अगर उसने पहले एडवांस में मांगा तो जिस डेट से उसको जाना है वो बनता है ड्यू डेट, और उस डेट से 30 दिन पहले उसे अप्लाई करना है। लेकिन अगर उसने एडवांस में नहीं मांगा तो जब वो अपनी जर्नी ख़त्म करके आया और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे से लेकर के विद इन 60 डेज उसको अपनी क्लेम सबमिट करनी है। यहाँ पे उसका ड्यू डेट कौन सा बनता है, जो उसकी कंप्लीशन ऑफ जर्नी का वेरी नेक्स्ट डे होगा। ठीक है,
इन केस एडवांस विड्रॉल जो है, अगर वो विद इन 1 मंथ, जो हमने ऊपर बताया विद इन 30 डेज जो है, उसने सबमिट नहीं किया, ठीक, यानी कि देखो क्या, उसने एडवांस ले लिया, पैसा ले लिया, अब वो वापस आया, उसने ज्वाइन किया, तो विद इन 1 मंथ, ठीक है, यानी विद इन 30 डेज उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं कि हाँ जी मैं गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, सारी चीज़ें अपनी दिखानी है एज प्रूफ, क्योंकि उसने पैसा लिया। लेकिन अब अगर उसने एडवांस में पैसा लिया और विद इन 1 मंथ जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जर्नी वो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है उसे क्या, उससे वो एडवांस रिकवर किया जाएगा, ठीक है, रिकवर किया जाएगा उससे। उसके बाद हमें क्या बताया गया है, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, चाहे उसने एडवांस ड्रॉ लिया हो या जर्नी खत्म करने के बाद वो जो है क्लेम करने वाला है, अगर दोनों सूरतों में वो फेल हो गया विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइंस अपनी क्लेम सबमिट करने में, तो क्लेम जो है फोर्टिफाई हो जाएगी। यानी अगर उसने एडवांस ड्रॉ लिया, फिर उसके बाद अपनी जर्नी कंप्लीट करने के विद इन 1 मंथ वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे ही नहीं पाया कि वो गया, या जब उसने एडवांस नहीं लिया और जब वो वापस आया विद इन 60 डेज उसने कोई अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो दोनों सूरतों में उसकी जो क्लेम है वो फोर्टिफाइड मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लेम, ओवर टाइम अलाउंस क्लेम। ओवर टाइम अलाउंस क्लेम जो है वो ड्यू हो जाती है पेमेंट के लिए ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ टू विच द ओवर टाइम अलाउंस रिलेट्स। यानी कि अगर इस महीने मैंने ओवर टाइम किया तो जो वेरी नेक्स्ट मंथ है, यानी कि ये चल रहा है जुलाई, तो जो उसके बाद अगस्त का जो मंथ है उसके पहले दिन पे ही मेरी ओवर टाइम अलाउंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई की क्लेम ड्यू हो जाती है। और अगर मैं ये क्लेम 60 डेज तक फ्रॉम द ड्यू डेट सबमिट नहीं करूंगी तो ये फोर्टिफाइड मानी जाएगी, ठीक है। यानी अगर मैंने जुलाई में ओवर टाइम किया तो मेरी जो जुलाई की क्लेम है ओवर टाइम की वो ड्यू हो जाती है 1 अगस्त को ही, और अगर मैंने 1 अगस्त से 60 डेज तक क्लेम अपनी सबमिट नहीं की तो क्लेम जो है फोर्टिफाइड मानी जाएगी, ठीक है। तो ये थी वेरियस टाइप्स ऑफ क्लेम जिसमें हमने देखा पहले तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर क्लेम सैंक्शन होती है तो वो उसी डेट से मानी जाएगी, ना कि डेट ऑफ सैंक्शन से। फिर हमने ट्रैवलिंग अलाउंस का देखा, फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट्स का देखा, फिर एलटीसी का देखा और फिर ओवर टाइम अलाउंस देखा, ठीक है। हाउ इज पेमेंट ऑफ ए विदहेल्ड इंक्रीमेंट मेड। छोटा सा क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो एग्जामिनेशन पॉइंट से हाँ वर्किंग के हिसाब से तो है। हमें क्या बता रहे हैं कि अगर एक इंक्रीमेंट विदहेल्ड है तो उसकी पेमेंट कैसे होगी। देखिए, अगर आपके पास किसी एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट को विदहेल्ड रखने का ऑर्डर है तो आपको वो विदहेल्ड रखनी है, ठीक है। और अगर उस ऑर्डर में वो डेट मेंशन किया गया है कि किस डेट तक ये विदहेल्ड रहेगी, आपको उस डेट तक उसे विदहेल्ड रखना है एंड उस डेट के बाद उसे रिलीज करना है, ठीक है। और अगर आपको ऑर्डर में मेंशन ही नहीं है, उसमें लिखा है कि विदहेल्ड, तो वो कंटिन्यूअसली विदहेल्ड रहेगी अनलेस बाय इशुएंस ऑफ अनदर ऑर्डर वो इंक्रीमेंट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर एरियर क्लेम्स प्रेफर्ड एंड डेल्ट। जो एरियर क्लेम्स होती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, जो उनकी एरियर्स वगैरह बनते हैं, उनकी क्लेम्स कैसे वो सबमिट करें और फिर उनके साथ किस तरीके से डील किया जाता है। कोई भी एरियर क्लेम एक गवर्नमेंट सर्वेंट की हो, फ्रॉम द डेट वो क्लेम ड्यू हो जाए, विद इन 2 years उसे वो सबमिट करनी है, ठीक है। और जब वो सबमिट करेगा उसे
अपना जो डीडीओ कंसर्न होगा या जो भी एओ होगा या जो भी ऑफिसर होगा, आफ्टर यूजुअल चेक्स वो उस क्लेम को सेटल करेगा। ठीक है, लेकिन सबमिट कब करनी है? विद इन 2 years ऑफ बिकमिंग इट्स ड्यू। ठीक, देखिए अब उसके बाद अब ये कह रहा है कि कौन सा डेट आप लेंगे जब आपके पास जो है क्लेम आई ना, तो कौन सा डेट आप लेंगे कि जिस डेट से आप कंसिडर करें कि ये क्लेम प्रेफर की गई है। ठीक है, यानी अगर ये क्लेम है, आप किस डेट को मानेंगे कि ये क्लेम आपके पास आई, किस डेट से आप इसको जो है कंसिडर करेंगे सबमिटेड, तो वो डेट है जिस डेट पे एम्प्लॉय ने आपके पास उसे जो है सबमिट किया। ठीक, जिस डेट पे आपके पास क्लेम जो है एम्प्लॉय ने सबमिट की, प्रेजेंट की, वही डेट जो है कंसिडर किया जाएगा डेट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ क्लेम। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सपोज एक क्लेम जो है वो 2019 के सितंबर में जो है इनकर हुई है। ठीक है, यानी कि जो है 19 सितंबर 2019 के सितंबर में सपोज, तो हमें बताया गया है विद इन 2 years उसे जो है सबमिट करना है, यानी सितंबर 20, सितंबर 21। अब वो उन 2 सालों में सबमिट हुई ही नहीं, आपके पास आई ही नहीं। ठीक, तो वो आप कंसिडर नहीं कर सकते। अब ऐसा हुआ कि 19 नहीं 20, सितंबर 20 जो है उसमें क्लेम ड्यू हुई, सितंबर 20 से लेकर के सितंबर 21 और फिर सितंबर 22, यानी 2 साल। इन 2 सालों को आप जो है कंसिडर करोगे प्रेस्क्राइब्ड ईयर्स। अब क्या हो गया, अगर आपके पास जो है सितंबर 2022 में क्लेम आई, ठीक है, तो आप उस डेट से देखोगे पिछले के 2 साल, फिर देखोगे कितना उसमें कवर होता है। वही ये कह रहा है कि जिस डेट पे क्लेम आपके पास प्रेजेंट होती है उस डेट से आप कंसिडर करोगे कि 2 साल पीछे के कहां तक पहुंचते हैं। समझ आई बात? यानी जब एक बंदा आपके पास क्लेम सबमिट करता है, अब आपको जो है विद इन 2 years देखने हैं। जैसे कि आज जुलाई है, मैं देखूंगी जुलाई 22, तो जुलाई 22 से 2 साल पीछे मैं जाऊंगी, फिर जितना हिस्सा इस क्लेम का उन 2 सालों में कवर हो जाएगा उतना मैं कंसिडर करूंगी। अगर सारी की सारी कवर होती है तो ठीक, अगर नहीं तो जितना हिस्सा। लेकिन डेट कौन सा मैं मानूंगी? जिस दिन मेरे पास ये क्लेम आएगी ऑफिस में, जिस दिन इस पे जो है रिसीट का ठप्पा पड़ेगा, उस डेट से मैं 2 साल बैक डेट काउंट करूंगी। ठीक है, फिर देखूंगी ये क्लेम ड्यू है कि नहीं है। समझ आई बात? यानी कि जो हमने पॉइंट 1 में देखा कि एक क्लेम को जो है गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट इट बिकम्स ड्यू सबमिट करना चाहिए, तो वो 2 years कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? वो उस डेट से स्टार्ट करेंगे जिस डेट पे आपके पास क्लेम पहुंची है, उस डेट से। यानी कि सपोज मेरे पास 28 जुलाई को ये क्लेम आई, तो 28 जुलाई से मैं काउंट करूंगी बैक 2 साल, यानी 28 जुलाई 2022 में मेरे पास आई, तो मैं देखूंगी 21 और 20, यानी 28 जुलाई 2020 तक ये क्लेम जो है मैं कंसिडर कर सकती हूं। अगर ये 28 जुलाई 2020 से लेकर के उसके बाद जो है इनकर हुई है तो मैं कंसिडर कर सकती हूं। अगर 28 जुलाई 2020 से पहले हुई है तो फिर वो कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ के 2 साल कहां से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द डेट द क्लेम इज रिसीव्ड इन योर ऑफिस। फाइन। अब अगर एक क्लेम जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो है 2 साल में सबमिट नहीं की, 2 साल के बाद हुई सबमिट, तो उसके बाद जो है जो उसका एचओडी होगा वो उसे जो है एंटरटेन तो करेगा पहले, फिर देखेगा कि रीजंस क्या है जिसकी वजह से क्लेम जो है डिले हुई, और उसके बाद
अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जी ये रीजन जो थे वो जेन्युइन है, तभी वो क्या करेगा काम, उस क्लेम को जो है आगे प्रोसेस करेगा फॉर डिसबर्समेंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद टाइम बार्ड क्लेम्स, जो हमने पहला लास्ट पॉइंट पढ़ा लास्ट वाले क्वेश्चन में, वो कि टाइम बार्ड क्लेम्स यानी वो क्लेम्स जो कि विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम आपके पास आई ही नहीं, अब उनको क्या करना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो थर्ड पॉइंट था मैंने आपको बताया कि 2 साल से ज्यादा तक आपके पास आई ही नहीं, उसके बाद जो है अगर आपके एचओडी को लगता है कि रीजंस ऑफ डिले जो है वो वैलिड है, तब जाके उसे आगे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कैसे करेगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अब ये जो टाइम बार्ड क्लेम्स है इनको कैसे डील करना है। ठीक है। अगर एक टाइम बार्ड क्लेम जो है, जो एक अथॉरिटी को पहले एंटरटेन तो करनी ही है, अगर वो सेटिस्फाई है कि क्लेमेंट यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको इतने ज़्यादा खतरनाक सर्कमस्टेंसेस हो गए थे कि वो विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जो है वो सबमिट नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो उसे जो है उस क्लेम को एंटरटेन करेगी। ठीक है। और देन क्योंकि वो टाइम बार्ड है उसे सबमिट करेगी अपने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, क्योंकि टाइम बार्ड क्लेम्स जो होती है वो एचओडी अपनी लेवल पे जो है नहीं कर सकता, इवन इफ अगर वो सेटिस्फाइड भी है। जब वो सेटिस्फाइड होगा, देखिए जब एक एचओडी सेटिस्फाइड है कि हाँ जी रीजन इज जेन्युइन है, तो वो उस क्लेम को क्या करेगा, वो उसको एडम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको वहां पे ही जो है वापस रिजेक्ट कर देगा खुद ही। फाइन। उसके बाद जो टाइम बार्ड क्लेम्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो एडम डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है, यानी अपना एक जो एचओडी होता है डिपार्टमेंट का वो खुद नहीं करता। तो हमें बताया गया है कि जो टाइम बार्ड क्लेम्स है वो तभी जो है पे की जा सकती है जब इंटरनल फाइनेंस विंग उस मिनिस्ट्री की या डिपार्टमेंट कंसर्न की कंसेंट दे। ठीक है। जैसे हमें पता है हमारे एडम डिपार्टमेंट में अपना एक फाइनेंस विंग होता है, तो वही मैंने बताया कि टाइम बार्ड क्लेम्स जो है वो फिर जब एचओडी सेटिस्फाई होगा कि हाँ जी ये क्लेम जेन्युइन है, रीजंस भी जेन्युइन है, वो उठा के अपने एडम डिपार्टमेंट को भेजेगा। एडम डिपार्टमेंट में एक इंटरनल फाइनेंस विंग होती है, ठीक है, वो उसको जो है फिर फाइनली कंसेंट देके अप्रूवल देगी। ठीक है। उसके बाद अब अगर ऐसी क्लेम्स होंगी जो कि नॉन गवर्नमेंट बंदा, यानी कि वैसा बंदा जो कि गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है लेकिन उसकी क्लेम्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट बन रही है, तो वो क्लेम्स जो है वो क्लेम्स सारे के सारे रूल्स जो हमने 289 to 296 तक पढ़े, यानी इससे पहले वाले भी और अभी वाले भी, इन रूल्स के अंडर ही गवर्न होगी। ठीक है। यानी अगर गवर्नमेंट के रिगार्डिंग उसकी क्लेम बनती है लेकिन खुद वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो लेकिन उस पे भी ये रूलिंग्स जो है वो अप्लाई होती है, जो मैंने यहां पे लिखी है 289 to 296। फाइन। उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव सैंक्शंस। रिट्रोस्पेक्टिव सैंक्शंस जो है रिलेटेड टू रिवीजन ऑफ पे या ग्रांट ऑफ कंसेशंस नहीं देने चाहिए एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंडर, और तब भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंकरेंस के साथ। यानी कि अगर एरियर्स की है आपके पास या क्लेम्स है विद रिगार्ड टू रिवीजन ऑफ पे या ग्रांट ऑफ कंसेशन, वो जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज तब तक नहीं देंगी जब तक उनके पास कंसेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, और वो कंसेंट इस बिना पे होगी कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंस। ठीक है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सैंक्शंस ऑफ प्रोविडेंट फंड एडवांस विड्रॉल। हमें पता है जो जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ हमारा है वो 2 टाइप के होते हैं, एडवांस और विड्रॉल। एडवांस मीन्स जिसे हम कहते हैं रिफंडेबल, कहते थे रिफंडेबल, सॉरी, जो हमारे पास अर्सवाइल चेन के स्टेट के जीपी फंड रूल्स थे उनमें जो हमारा रिफंडेबल था
उसको आज हम एडवांस कहते हैं, और जब जो हमारे पास नॉन रिफंडेबल था उसे हम कहते हैं विड्रॉवल। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सेंटर के जीपी फंड रूल्स है उनके अंडर जो है रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल नहीं है, उनके अंडर क्या है हमारा, उनके अंडर है एडवांस और विड्रॉवल। ठीक है, तो जनरल प्रोविडेंट फंड जो कि इस टाइम यहाँ पे इन वोग है वो सेंटर का है, और उसमें टर्म है एडवांस और विड्रॉवल, जो कि हमारी जो जे.एंड.के स्टेट की अपनी जीपी फंड रूल्स थे उस टाइम पे ये दो टर्म्स नहीं थी, उनमें था रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल रेस्पेक्टिवली। यानी जो हमारे जे.एंड.के स्टेट के रूल्स थे और जो अब सेंटर के हमारे पास लागू है उनमें ये डिफरेंस है कि जो नॉन रिफंडेबल था उसको हम क्या कहते हैं अब, विड्रॉवल। जो रिफंडेबल था उसे हम कहते हैं एडवांस। अब ठीक, मैं फिर से बताती हूं, जो कि हमारे जे.एंड.के स्टेट के जनरल प्रोविडेंट यानी कि जीपी फंड रूल्स थे उसमें हमारे पास होता था रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल, लेकिन अब क्योंकि हमारे जो है वो रूल्स इन्वोग नहीं है, हमारे पास सेंटर के जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स जो है वो इस टाइम पे इन करेंसी है, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग यानी सेंटर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा रिफंडेबल था उसे हम कहते हैं एडवांस अब, और जो हमारा नॉन रिफंडेबल था उसे विड्रॉवल कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पे बताया गया है कि जब हम एक एडवांस या एक नॉन रिफंडेबल विड्रॉवल जिसे हम कहेंगे उसकी सैंक्शन देते हैं प्रोविडेंट फंड से, वो एक्सपायर हो जाती है कब, 3 मंथ्स के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। यानी जिस डेट से वो सैंक्शन हुई एग्जैक्टली 3 मंथ तक अगर वो डिसबर्स नहीं हुई तो वो एक्सपायर हो जाती है, लैप्स हो जाती है वो सैंक्शन। ठीक है, हाउएवर अगर विड्रॉवल्स की बात मैं कर रही हूं, पहले मैंने ऊपर दोनों बोला, अगर एडवांस है या विड्रॉवल है उनकी जो सैंक्शन है वो 3 मंथ के बाद लैप्स हो जाती है। ठीक है, अब मैं बता रही हूं कि विड्रॉवल्स जो कि इंस्टॉलमेंट्स में पे हुए हो उस पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, जिस डेट तक सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो मेंशन करे कि ये सैंक्शन जो है वो वैलिड रहेगी, उस डेट तक वो वैलिड रहती है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स पे की जा रही है। समझ आई बात? सो विद दिस आज का हमारा जो है लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको फिर से कहूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए सो दैट आपको हर एक वीडियो मिले, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सो दैट कंटेंट जो है सारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ कैडर के हमारे कोलीग्स तक पहुंच जाए, और एग्जाम्स भी आने वाले हैं और उनको भी फ़ायदा मिले। With this, I'll conclude. Thank you very much.